नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चीफ जस्टिस बी आर गवई जी रिटायर हो गए और बी आर गवई जी ने अपने कार्यकाल के दौरान तमाम ऐसे फैसले लिए जिसको इतिहास में याद रखा जाएगा। लेकिन तमाम चीजें ऐसी हुई जो छूट गई क्योंकि कार्यकाल कम रहा। तो अब जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत जी से लोगों को उम्मीदें हैं। उम्मीदें क्या हैं उनको हम इस वीडियो में बताएंगे। पहली अग्नि परीक्षा इनकी होने जा रही है 26 नवंबर को, उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप एक तस्वीर देखिए, देख सकते हैं सीजीआई बी आर गवई जी यहां पर बैठे हैं जो पूर्व हो चुके हैं, और नए सीजीआई सूर्यकांत जी बैठे हुए हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, और इसी के साथ साथ देख सकते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पीएम मोदी, और इसी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बैठे हुए हैं। अब यहां पर दोस्तों जब ये लोग बैठे हुए हैं तो आप सब समझ सकते हैं कि इनमें एक व्यक्ति नहीं है। उस व्यक्ति का नाम क्या है मैं आपको बताता हूं। विपक्ष का कोई भी नेता। जैसे ऐसे मामलों में सत्ताधारी पार्टी के नेता जहां पर बैठते हैं, यानी कि जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां राष्ट्रपति बैठते हैं, उपराष्ट्रपति बैठते हैं, और आप समझ लीजिए यहां तक कि एक केंद्रीय मंत्री को भी बैठाया गया है, देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री को भी बैठाया गया है। तो इसमें एक विपक्ष का नेता होना चाहिए जो कि नहीं है, जिसका नाम है राहुल गांधी। नियम के मुताबिक होना चाहिए। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि हमारे देश में विपक्ष को गायब कर दिया गया है। विपक्ष केवल और केवल चुनाव लड़ते समय थोड़ा बहुत आपको दिखाई देगा, बाकी मान सम्मान कोई नहीं रह गया है। तो दोस्तों आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय को बताइएगा। देख सकते हैं बी आर गवई जी ने जस्टिस सूर्यकांत को गले लगाया और गले लगाने के बाद इन्होंने शुभकामनाएं दी। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहां पर सीजीआई सूर्यकांत और पूर्व सीजीआई बी आर गवई गले मिले। गले मिलने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे ज्यादा विरोध करते रहे पूर्व के उपराष्ट्रपति धनखड़ जी, जो धनखड़ जिनको हटा दिया गया, अचानक से इनसे इस्तीफा ले लिया गया और ये कहा गया कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये भी आज चीफ जस्टिस के सामने नजर आए, हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं सीजीआई सूर्यकांत का कार्यकाल 14 महीने का होगा, जो कि बहुत बड़ा कार्यकाल है। दोस्तों 23 नवंबर को खत्म हो गया बी आर गवई जी का। अब 9 फरवरी 2027 तक कार्यकाल किसका रहने वाला है? सीजीआई सूर्यकांत का, यानी कि 14 महीने तक। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के हेड होंगे सीजीआई सूर्यकांत। सीजीआई सूर्यकांत चीफ जस्टिस तो होंगे ही होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के हेड भी होंगे। देख सकते हैं सीजीआई सूर्यकांत ने बेंच जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर के साथ कोर्ट रूम में 1 नंबर में आधिकारिक कार्यवाही की। जस्टिस सूर्यकांत अब 5 मेंबर वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के हेड भी होंगे। इसी के साथ ही साथ इनके बारे में जान लेते हैं। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हिसार हरियाणा में हुआ। शिक्षा ग्रेजुएशन हिसार 1981, एलएलबी रोहतास 1984, एलएलएम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2011। कानूनी कैरियर की शुरुआत 1984 में हिसार की जिला अदालत से किया इन्होंने। चंडीगढ़ में प्रैक्टिस 1985 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से किया। विशेषता संवैधानिक सेवा और सिविल मामले के बहुत ही ज्यादा विशेषज्ञ हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण पद, सबसे युवा एडवोकेट जनरल हरियाणा 2000 में रहे, सीनियर एडवोकेट 2001 में रहे, जज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट 2004 में, चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट 2018 में, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2019 में, और चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी 2024 में।
अन्य भूमिकाएं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सदस्य 2007 से 11 तक, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट की विभिन्न समितियों के सदस्य, रिटायरमेंट 9 फरवरी 2027 तक। तो आप समझ सकते हैं बहुत लंबा कार्यकाल है। अब जस्टिस सूर्यकांत की पत्नी को आप देख सकते हैं, जस्टिस सूर्यकांत पत्नी का नाम है सविता और दोनों की तस्वीर भी यहाँ पर आई खुशी खुशी। अब यहाँ पर शुरू होता है दोस्तों इनके लिए चैलेंज, इनके लिए कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा। देख सकते हैं पहला ये तरीका बर्दाश्त नहीं, सीजीआई बनते ही जस्टिस सूर्यकांत ने किस बात पर जताया घोर ऐतराज, मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों आगे मैं बताना चाहूंगा, आप लोग देख सकते हैं चीफ जस्टिस सीजीआई सूर्यकांत जी अब एसआईआर के खिलाफ इनकी पहली अग्नि परीक्षा होने जा रही है, जो कि एसआईआर पूरे देश में इस समय बवाल बनाया हुआ है। सब पागल हो चुके हैं कि एसआईआर के पीछे कैसे फार्म भरा जाए, कैसे नाम को कटने से बचाया जाए। इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, दर्जनों पॉलिटिकल पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी है, जिसकी सुनवाई 26 नवंबर को होगी। एसआईआर के खिलाफ बीजेपी टीवी के ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। अब तक इतने दलों ने दायर की याचिका। देख सकते हैं बिहार के बाद बंगाल में गरमाया एसआईआर का मुद्दा, राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। एसआईआर को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, अदालत ने चुनाव आयोग से मांगा है जवाब। तो आप समझ सकते हैं अब जो आखिरी फैसला होगा इस मसले को लेकर के जस्टिस सूर्यकांत जी करने जा रहे हैं, सीजीआई सूर्यकांत जी करने जा रहे हैं। और जब सीजीआई सूर्यकांत करने जा रहे हैं तो आप लोग देख रहे होंगे बीएलओ इस समय बहुत परेशान है, हैरान है, कितने बीएलओ की जान जा चुकी है, उनसे फालतू के काम कराए जा रहे हैं, फर्जी तरीके से काम कराए जा रहे हैं, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। एसआईआर पर कई राज्यों में एससी में दी गई चुनौती, मतलब एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी भेजा है। ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार की भूमिका संदिग्ध दिख रही है। बिहार चुनाव के दौरान आप लोगों ने देखा, बिहार चुनाव में आप लोगों ने देखा किस तरह से चुनाव के दौरान लोगों के खाते में पैसे भेजे गए, लोगों को एक तरह से पैसे बांटे गए। योजना पहले लागू कर दी, जब चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान पैसा नहीं भेजा जाता है, ये नियम है। लेकिन किस प्रकार से ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इन्होंने बीजेपी की मदद की। दोस्तों वहीं पर देख सकते हैं एसआईआर के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा, केरल सरकार ने प्रक्रिया रोकने की मांग की, तमिलनाडु और बंगाल भी अर्जी लगा चुका है। देख सकते हैं एसआईआर स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन क्या है। देख सकते हैं ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, इससे वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। बीएलओ घर घर जाकर खुद फार्म भरवाते हैं, लेकिन बीएलओ को इतना फार्म दे दिया गया है कि उनके लिए काम असंभव है। कोई भी योग्य सूची लिस्ट से ना छूटे, कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो, इसका प्रयास किया जाता है। रवीश कुमार ने कहा है कि एक बीएलओ की दिनचर्या कैसी रहती है, क्या वाकई में उसे असंभव लक्ष्य दिया गया है, वाकई में असंभव लक्ष्य दिया गया है। वहीं पर दोस्तों सीजीआई सूर्यकांत की सैलरी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, ईवीएम के बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। सैलरी जो होगी दोस्तों 2.8 यानी कि 2,80,000 रुपया मिलेगी इनको। सरकारी भत्ता जो मिलेगा, सत्कार भत्ता 45,000 रुपया, 10 लाख रुपया फर्निशिंग भत्ता मिलता है इनको। दोस्तों लुटियंस दिल्ली के टाइप 8 बंगले में सरकारी सुरक्षा भवन और सुविधाएं मिलती हैं। तो दोस्तों देश के नए सीजीआई सूर्यकांत हर महीने बैंक खाते में आती है बहुत तगड़ी मोटी रकम। तो दोस्तों 2,80,000 रुपया कम से कम इनको तो मिलेगा, इसके अलावा भत्ता भी मिलेगा। ये सब चीजें तो अलग है। मैं आपको बताना चाहूंगा अब आखिरी समाजवादी पार्टी ने एसआईआर का विरोध किया है, समय मांगा है कि शादी विवाह का सीजन उत्तर प्रदेश में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, और एसआईआर को बंद किया जाए दोस्तों, या समय बढ़ाया जाए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईवीएम को लेकर के तमाम चीफ जस्टिस आए, खन्ना आए, चंद्रचूड़ आए, जो चंद्रचूड़ को सरकारी नौकरी मिल चुकी है इस समय, आप सब जान ही रहे हैं। वहीं पर दोस्तों वो भी आए, क्या नाम है,
बी.आर. गवई जी भी आए, तो इन लोगों ने ईवीएम को लेकर कोई खास फैसला नहीं दिया, क्योंकि ईवीएम के हटाए जाने की मांग हमेशा होती रहती है। आप कहीं पर खड़े हो जाइए किसी चौक चौराहे पर, तो ईवीएम को हटाने को लेकर के तमाम लोग कहते हैं कि भाई इस ईवीएम से ही चुनाव जीता जा रहा है, ईवीएम को हैक किया जा रहा है। तो दोस्तों, ईवीएम को लेकर के एक चुनौती होगी। सूर्यकांत से एक उम्मीद है जनता को कि ईवीएम पर कोई बड़ा फैसला देंगे। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।